वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने आंसर की देख ली होगी सीएसआई नेट की, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि चैलेंज होने सही चाहिए नहीं होने चाहिए। बस इसी के बारे में हम आज के वीडियो में पार्ट बी का जो पार्ट है पूरा, उसके जितने भी 50 क्वेश्चन हैं उनका हम डिटेल्ड में सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी द डिटेल्ड सॉल्यूशन। और दोस्तों इससे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सीएसआई नेट की तैयारी करनी है बंसल बायोलॉजी के साथ, तो आप हमारे एंजाइम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो आईडी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आईडी है। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली बायोकेमिस्ट्री यूनिट से है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा जा रहा है रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में कि इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड्स है जो करेक्ट ऑर्डर में आपको बता रहा है रामाचंद्रन प्लॉट में अलाउड एरियाज। अब रामाचंद्रन प्लॉट दोस्तों हमें ये बताता है कि जो अमाइनो एसिड है वो कितने ज़्यादा एरिया में रह सकता है, कितना उसका फाई और साई एंगल रोटेट कर सकता है। अब इसमें डेफिनेटली सी बात है कि जो ग्लाइसिन है वो सबसे ज़्यादा एंगल को कवर कर सकता है, बिकॉज ग्लाइसिन बीइंग अ अमाइनो एसिड जिसके पास साइड चेन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें प्रोलीन जो होता है उसका सबसे कम होगा, बिकॉज रीजन बीइंग प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, एज उसके पास इमीनो एसिड होता है, ना कि अमाइनो एसिड में इमीनो एसिड इसके पास प्रेजेंट है। तो ये बहुत कम रोटेशन शो कर सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों डेफिनेटली सी ऑप्शन सही होगा, प्रोलीन सबसे कम, फिर फिनाइलएलेनिन क्योंकि उसके पास थोड़ा सा जो साइड चेन होती है उसके पास यहाँ पर इस तरीके से रिंग प्रेजेंट होती है। उसी के आसपास एलेनिन का भी होगा जिसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, और ग्लाइसिन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विदाउट एनी डाउट सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वंस अगेन ये भी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, प्रोटीन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपके सामने फॉर एग्जांपल एक कैटालिटिक ट्रायड है ऑफ ट्रिप्सिन प्रोटीएज, और इसमें यहाँ पर सेरीन ने क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया हिस्टिडीन के साथ। तो इस कंडीशन में अगर सेरीन और हिस्टिडीन की साइड चेन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो पीके वैल्यू ऑफ सेरीन साइड चेन पे क्या फर्क आएगा, इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेरीन अमाइनो एसिड है, ये हिस्टिडीन अमाइनो एसिड और ये एस्पार्टेट अमाइनो एसिड है। ये बोल रहे हैं सेरीन और हिस्टिडीन अमाइनो एसिड के बीच में हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। आप यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हो। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दोस्तों, तब इस कंडीशन में जो सेरीन का OH है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और वो यहाँ पर अटैक करके हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंथेसिस करेगा। जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है तब ये सेरीन खुद का एक प्रोटॉन को लॉस करेगा, इसके खुद से एक प्रोटॉन जो है वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंथेसिस होगी। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो मैंने आपको क्या कहा, सेरीन ने अपना एक प्रोटॉन लॉस किया है। इस चीज को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, कि उसने अपना एक प्रोटॉन लॉस कर दिया, जो कि हम नॉर्मली देखते भी है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के टाइम पे होता है। अब जब यहाँ पर ये डीप्रोटोनेशन होगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में जो पीके की वैल्यू होगी वो लोअर हो जाएगी। पीके की वैल्यू लोअर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन का लॉस है वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हिस्टिडीन है वो स्टेबलाइज करेगा सेरीन के डीप्रोटोनेटेड फॉर्म को। ये जो सेरीन डीप्रोटोनेटेड हुआ है उसको हिस्टिडीन जो है वो स्टेबलाइज करेगा, इसकी वजह से भी यहाँ पर पीके की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द पीके डिक्रीजेस बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हिस्टिडीन स्टेबलाइजेस सेरीन साइड चेन्स डीप्रोटोनेटेड स्टेट। जैसा कि मैंने कहा सेरीन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, उसका डीप्रोटोनेशन हुआ, और इस चीज को हिस्टिडीन जो है वो स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन बायोकेमिस्ट्री यूनिट से, यूरिया साइकिल से है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपको फाइंड आउट किया जाता है, विच इंटरमीडिएट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमें पता है दोस्तों बेसिकली जो भी
यूरिया साइकिल चलती है वो दो जगह पे चलती है, एक तो होता है साइटोप्लाज्म और एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब दोनों में मिला के चलती है। तो इस कंडीशन में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में। जैसे कि ऑर्निथिन साइटोप्लाज्म से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहीं सिट्रुलिन जो है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में आता है। तो इस कंडीशन में देखो सिट्रुलिन और ऑर्निथिन दोनों ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या बाहर घूम रहे हैं, तो वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। वहीं जो आर्जिनोसक्सीनेट है वो बाहर ही बनता है, वो बाहर ही रहता है, बाहर ही टूटता है, तो उसका कोई रोल नहीं आता है इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का। सो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वंस अगेन बायोकेमिस्ट्री में टीआरएनए से क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड टॉपिक से है। कह रहा है कि अगर मैं केमिकल मॉडिफिकेशन करती हूँ ऑरिडिन रेसिड्यू का टीआरएनए पे, तो हमें पता है जो यूरेसिल होता है, जो यूरिडिन होता है, आई एम सो सॉरी, जो यूरिडिन होता है जिसे हम यूरेसिल कहते हैं, यूरेसिल का जो न्यूक्लियोटाइड है वो मॉडिफाई होता है टीआरएनए में, उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और बहुत सारे जगह पे मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि टीआरएनए का मॉडिफिकेशन जो यूरिडिन का हुआ है वो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए हुआ है। Which one of the chemical modification of uridine residue occur after transcription of tRNA? मतलब tRNA बन चुका है, tRNA के बनने के बाद यूरिडिन का मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये चीज होती है? तो देखो दोस्तों, एक तो होता है राइबोथाइमिडीन के केस में और एक होता है सूडो यूरिडिन के केस में। जो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है मिथाइलेशन ऑफ यूरिडिन की एट 54 पोजीशन ऑफ द टी साइड सी लूप ऑफ टीआरएनए, एक तो ये होता है। दूसरा होता है सूडो यूरिडिन की सिंथेसिस होती है, जो कि एक यूरिडिन का आइसोमर होता है, ये होती है 55 पोजीशन पे। तो ये दोनों मॉडिफिकेशंस टीआरएनए पे होती है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों सेल बायोलॉजी के ऊपर। सेल बायोलॉजी के पहले क्वेश्चन पे चले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द एक्टिवेशन ऑफ CDK2 इन वर्टिब्रेट्स इज डिपेंडेंट अपॉन। हमें पता है CDKs जो होते हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, तो जब उनके साथ साइक्लिन आता है और बाइंड करता है तब वो एक्टिवेट होते हैं। हमारे सेल में बहुत सारे CDK प्रेजेंट और बहुत सारे साइक्लिन होते हैं, जैसे कि साइक्लिन D, जैसे कि साइक्लिन E, जैसे कि साइक्लिन A, जैसे कि साइक्लिन B, ऐसे बहुत सारे साइक्लिन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही CDK भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि CDK6, CDK4, CDK2, CDK1, बहुत सारे CDK मौजूद होते हैं। इस कंडीशन में अगर हमें CDK2 को एक्टिवेट करना है तो वो होता है साइक्लिन A की वजह से इसका एक्टिवेशन करवाया जाता है। साइक्लिन A जो है वो CDK2 के साथ बाइंड करके उसे एक्टिवेट करता है, बेसिकली S फेज में ये चीज होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। V1 काइनेज बेसिकली इनएक्टिव करता है चीजों को, CAK बेसिकली एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर तुम उसे इनएक्टिवेट करोगे तो उससे नहीं होगा। डिसोसिएशन ऑफ इनिबिटरी सब यूनिट को, सिर्फ इनिबिटरी सब यूनिट को हटाने से कुछ नहीं होगा, और ये पार्ट CDK2 में होता भी नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन सेल बायोलॉजी से है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे बहुत प्यार से ये पूछ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का जो कंटेंट है वो कंटेंट कौन सी ऑर्गेनेल में ज़्यादा होता है, कौन सी ऑर्गेनेल में कम होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल CSIR ने नया पूछा है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का उन्होंने कंटेंट पूछा है हर एक ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, फिर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में होता है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडिंग अपॉन। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कम अमाउंट होता है, SCR में और कम अमाउंट होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो सेल बायोलॉजी का लास्ट पार्ट है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, उसमें से आया है कि आपको यहाँ पर बताना है जो बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है और आर्की बैक्टीरिया है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों के बीच में आपको फ़र्क बताना है। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, दोनों के दोनों जो है उन दोनों के पास ही न्यूक्लियस नहीं होता, दोनों के पास यहाँ पर सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, दोनों के पास मल्टीसिस्ट्रॉनिक ऑपेरॉन होता है।
जो फर्क होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, वहीं जो आर्किया की होती है वो सूडो सेल वॉल होती है, झूठी सेल वॉल होती है, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फर्क आता है वो सेल वॉल का आता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेल बायोलॉजी से है। कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो लिपिड मोनोलेयर से बनी हुई है, एक्सेप्ट, मतलब 3 चीजें ऐसी है जो लिपिड मोनोलेयर से बनी हुई है, एक चीज ऐसी है जो मोनोलेयर से नहीं बनी होती। तो दोस्तों ये होती है एंडोसाइटिक वेसिकल्स। एंडोसाइटिक वेसिकल्स वेसिकल्स कब बनती है, जब वो किसी मेम्ब्रेन से निकलती हैं। अब अगर हम देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जनरली बनती हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद बाइलेयर है, तो ये वेसिकल्स जो है होंगी ये भी बाइलेयर होंगी, ऑब्वियस सी बात है। बाकी के तीनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों वो मोनोलेयर के बने होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सेप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर आ गए हैं मॉल बायो के ऊपर। मॉल बायो में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन अनवाइंड शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए हेलिक्स इमीडिएटली अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें दोस्तों, जो अनवाइंडिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हेलिकेज। पॉलीमरेज जो होता है वो तो रेप्लिकेशन कराता है, टोपोआइसोमरेज और डीएनए गाइडेज सुपर कॉइलिंग के टाइम पे आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हेलिकेज बिल्कुल करेक्ट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन CSIR ने पूछा है ये वाला। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन मॉल बायो से क्वेश्चन है ये। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के बारे में आपसे पूछ रहा है। जब दोस्तों हम RNA पॉलीमरेज 2 को बुलाते हैं और हम यहाँ पर mRNA की सिंथेसिस करवाते हैं, तो उस टाइम पे DNA के ऊपर टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। इस टाटा बॉक्स के ऊपर आके TBP बाइंड करता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिक एक साइट भी बनी होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B को बाइंड करने के लिए। अब क्वेश्चन आपसे दोस्तों सिंपली ये पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो है ये क्या करवाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B का दोस्तों बेसिकली यहाँ पर काम होता है कि वो RNA पॉलीमरेज और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन करवाए। आप मेरे पीछे वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ये रहा RNA पॉलीमरेज और ये रहा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाने का काम होता है इसका। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B का रोल आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वंस अगेन सेल बायो से है। अगर हम इस तरह देखें तो ये पूछ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम अटैच होता है तो किसके थ्रू होता है। देखो दोस्तों, जब हम बेसिकली कोड ट्रांसलेशनल टारगेटिंग करते हैं, यानी कि एक ऐसी टारगेटिंग जिसमें प्रोटीन अभी भी बन रहा है और हम इस प्रोटीन को ER के पास ले जाते हैं, तो जब हम इस प्रोटीन को राइबोसोम के साथ इस ER के पास लेकर जाते हैं तो उसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SRP। SRP यहाँ पर प्रोटीन से बाइंड करता है, वो यहाँ पर इस प्रोटीन को राइबोसोम के साथ साथ ER पे पास लेकर आता है, और ER के पास SRP रिसेप्टर होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर इस राइबोसोम को यहाँ तक लेकर आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द ट्रांसलेटेड नेसेंट चेन विच कैरीज अ सिग्नल अलाउइंग इंटरेक्शन विद SRP रिसेप्टर ऑन द ER। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SRP जो है प्रोटीन को लेकर आता है ER तक, तो इसका बेसिकली ये काम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। SRP की फुल फॉर्म होती है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉल बायो का बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। आपके सामने ए का अमाउंट दे रखा है 19% है और आपको यहाँ पे बता रखा है बाकी सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं स्पेसिफिकली यही समझूंगी कि ये DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात चल रही है। डबल स्ट्रैंडेड DNA में जितना A होता है उतना ही T होता है, तो अगर A 19% है तो T भी 19% होगा। जैसे ही मुझे ये पता चला दोस्तों, A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। A और T की कॉन्सेंट्रेशन जब आपको पता चल जाएगी, बाकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बची वो आप G और C में बांट दोगे, क्योंकि G और C भी इक्वल अमाउंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया इज प्रीडोमिनेटली ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स।
कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है फाइटोपैथोजेनिक जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये एक जाइलम फीडिंग इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं, जैसे कि शार्प शूटर्स, स्पिटल बग्स, इनके थ्रू ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स के ऊपर ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, वंस अगेन ये क्वेश्चन आ गया, यूनिट 4 से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हमें पता है जब हम सेल सिग्नलिंग करते हैं, जिसमें जीपीसीआर सिग्नलिंग जब हम करते हैं, तो यहाँ पर जी प्रोटीन आता है। जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट्स होती है दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट। ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में क्या स्पेशलिटी होती है इस जी प्रोटीन के बारे में, एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में क्या स्पेशलिटी होती है, दे वांट टू नो दिस फ्रॉम यू। तो देखो दोस्तों, प्लांट में स्पेशलिटी होती है कि जो जी अल्फा सब यूनिट होती है ना वो एक्स्ट्रा लार्ज होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जी अल्फा है मैमेलियन में, और ये प्लांट्स में है जी अल्फा, XLG से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक्स्ट्रा लार्ज जी अल्फा सब यूनिट होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा दोस्तों बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से है, वंस अगेन यूनिट 4 से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। इसमें ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स के बारे में पूछा गया है। सेल के बाहर ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन काफी प्रीडोमिनेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखो, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन जो होते हैं ना दोस्तों, बेसिकली अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये डाइसेक्राइड के बने होते हैं, मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल्स रिपीट होती रहती है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रांच्ड होना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी दोस्तों ब्रांच्ड नहीं होता है, दिस इज नॉट अ ब्रांच स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ये ब्रांच नहीं होता है। हाँ, ये एक अमाइनो शुगर और एक यूरोनिक शुगर का बना होता है, पर ब्रांच नहीं होता, लीनियर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। वंस अगेन यूनिट 4 से है ये क्वेश्चन, कैंसर बायोलॉजी से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, करेक्ट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन में ऑप्शन बोला गया है कि जो वायरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स होते हैं, वो ओकेजनली इंटीग्रेट हो जाते हैं होस्ट जीनोम के साथ, लीडिंग टू सर्विकल कैंसर। कह रहे हैं कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं ना, वो जाके होस्ट के जीन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर जो वायरस का प्रोटीन होता है E7, वो जाके क्या करता है, आरबी को मैसेज देता है कि तू यहाँ पर E2F से बाइंड हो जा। थर्ड बोल रहा है कि E6 जो है वो P53 के डिग्रेडेशन को बचाता है, प्रिवेंट करता है। डी बोल रहा है दे इन्फेक्ट सर्विकल एपिथेलियल सेल्स एंड मेंटेन देमसेल्व्स इन लेटेंट फेज एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, कि ये यहाँ पर होस्ट सेल में जाकर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड की तरह रहते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो देखो, P53 दोस्तों ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, ये ट्यूमर से बचाता है। तो यहाँ पर E6 P53 को डिग्रेड करेगा, ना कि डिग्रेड करने से बचाएगा। सिमिलरली जो E7 है वो यहाँ पर आरबी की बाइंडिंग को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि स्टॉप करेगा, ताकि E2F फ्री हो जाए। और E2F अगर फ्री होगा तो वो सेल डिवीजन को हायर अमाउंट में चला पाएगा और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन चलेगी। तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो इन्होंने बोला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन एनकोडिंग जीन जाके इंटीग्रेट होता है होस्ट के जीनोम के साथ, तो ये वाली बात भी गलत है। प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स जो है वो जाके होस्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं होते, वायरल ऑन्कोजीन्स जाके इंटीग्रेट होते हैं। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। डेफिनेटली दोस्तों डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर वंस अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट 4 से कि अगर आपको एजिंग को प्रिवेंट करना है ह्यूमंस में, तो डज नॉट प्रमोट एजिंग, इनमें से कौन सी चीज एजिंग को प्रमोट नहीं करती है? डेफिनेटली से बात है टीलोमरेज, क्योंकि टीलोमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम में बुलाया जाता है,
इसका बेसिकली काम होता है कि एंड में जो टीलोमियर है उस हिस्से को मेंटेन रखे। जितना लंबा टीलोमियर होगा उतना क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा, जितना क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा उतना ही एजिंग कम होने के चांसेस होंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सारी चीजें जो है एजिंग कराएंगी, किसी में भी अगर ऐसी स्ट्रेस होगा एजिंग होगी, रिपेयर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे एजिंग होगी, ल्यूकोट्राइंस कम बनेंगे तो यहाँ पर वंस अगेन एजिंग होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूनिट 5 पे आ गए हैं दोस्तों। यूनिट 5 को बोला जाता है डेफ बायोलॉजी। डेफ बायो से क्वेश्चन ये है कि एक्टोपिक एक्सप्रेशन आपने करवाया किसी वेस्टिजियल प्रोटीन का। अब जब आप इस वेस्टिजियल प्रोटीन का एक्टोपिक एक्सप्रेशन करा रहे हो दोस्तों, तो उस टाइम पे अगर आई में ये वेस्टिजियल प्रोटीन बना, या एंटीना में वेस्टिजियल प्रोटीन बना, या लेग्स में वेस्टिजियल प्रोटीन बना, तो जहां पर भी दोस्तों ये वेस्टिजियल प्रोटीन बनेगा वहां पर जाकर ये विंग्स की सिंथेसिस कर देगा। मतलब इट्स लाइक जहां पर भी वेस्टिजियल प्रोटीन है वहां पर विंग्स की सिंथेसिस हो रही है। इससे मैं क्या समझ सकती हूँ दोस्तों, बड़े प्यार से मैं ये समझ सकती हूँ कि वेस्टिजियल प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विंग्स की सिंथेसिस के लिए, बिकॉज वेयर एवर द वेस्टिजियल प्रोटीन इज गोइंग यहाँ पर विंग्स की सिंथेसिस हो रही है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, विदाउट एनी डाउट ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन डेफ बायो से है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे प्लांट डेफ बायो से है। कह रहा है एसिमेट्रिक सेल डिवीजन प्लांट में कब होती है। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो अनइवन डिवाइड होता है। जैसे बंटवारा होता है ना, तो बोलते हैं एक भाई को ज्यादा मिल गया, एक भाई को कम मिला। तो सिमिलरली एसिमेट्रिक डिवीजन मतलब एक सेल तो बहुत बड़ा बन गया और एक सेल बहुत छोटा बन गया। अब दोस्तों ये बेसिकली देखा जाता है मेल्स के अंदर, जब माइक्रोस्पोर डिवाइड होता है तो एक बड़ा सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन डेफ बायो से क्वेश्चन है ये यूनिट 5 से। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो होम्योटिक जीन्स है उनका अगर मैं म्यूटेशन कर दूंगी तो ड्रोसोफिला में क्या फर्क होगा। अब देखो होम्योटिक जीन्स जो होते हैं, हॉक्स जीन्स जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि वो सेगमेंट का स्पेसिफिकेशन करते हैं कि इस सेगमेंट पे लेग बनेगा, इस सेगमेंट पे विंग्स बनेंगे, इस सेगमेंट पे एंटीना बनेगा। इनका काम क्या होता है, सेगमेंट स्पेसिफिकेशन करना। अब अगर इनमें म्यूटेशन हो जाती है तो कोई चीज कहाँ बननी थी वो कहीं और बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो विंग्स हैं वो यहाँ पर बनने थे थोरैसिक हिस्से में, लेकिन इनके म्यूटेशन की वजह से हो सकता है विंग्स जो है वो कहाँ बन जाए, एंटीना के ऊपर बन जाए, एंटीना के ऊपर बन जाए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जहां पर ये फर्स्ट सेगमेंट को एंटीना बनाना था उसने विंग्स की फॉर्मेशन कर दी। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिकॉज जिसको जहां बनना था उसकी जगह कुछ और ही बन गया। जैसे कि यहाँ पर होता है एंटीना पीडिया के म्यूटेशन में, जिसमें लेग्स जो हैं वो एंटीना की जगह पे ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आ गए हैं यूनिट 6 पे, प्लांट फिजियोलॉजी पे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्टली आउटकम होगा अगर मैंने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को ब्लॉक कर दिया हर्बिसाइड की वजह से। अब दोस्तों बेसिकली होता है क्या है, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन को पास करता है फोटो सिस्टम 1 को, फोटो सिस्टम 1 भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड होता है। देन यहाँ पर क्या होता है, NAD से NADH की सिंथेसिस करी जाती है, NADP से NADPH की सिंथेसिस करी जाती है, और इस पूरे प्रोसेस में प्रोटॉन भी मूव करता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है और हम यहाँ पर ATP की सिंथेसिस करते हैं। पर अब अगर दोस्तों ना ही PS1 काम कर रहा है ना ही PS2 काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में ना ही तो ATP की सिंथेसिस हो पाएगी ना ही NADPH की सिंथेसिस हो पाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो NADP है वो NADPH नहीं बना पाएगा, और यहाँ पर कोई प्रोटॉन का मूवमेंट भी नहीं होगा, तो कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट भी नहीं बन पाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन यूनिट 6 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरोटेनॉइड है जो इन्वॉल्व नहीं होता नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग ऑफ क्लोरोफिल फ्लोरोसेंस इन प्लांट्स। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब बहुत इंटेंसिटी की लाइट होती है, जब वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकती है, तो इस कंडीशन में ऐसे फोटोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्वेंच कर लेते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा जो हाई इंटेंसिटी लाइट है उसे क्वेंच कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है जियाजेंथीन, वियोलाजेंथीन और एंथेराजेंथीन। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग का पार्ट होते हैं। लेकिन जो कैंथाजेंथीन होता है वो यहाँ पर इस डेंटोफिल साइकिल का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन यूनिट 6 से है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको टर्पीन्स के बारे में दिया गया है, और जो टर्पीन्स वोलेटाइल हो सकते हैं, मतलब उड़ जाते हैं एनवायरनमेंट में, और एंड ऑफ्टन स्टोर्ड इन ग्लैंडुलर हेयर्स और सिक्रीटरी कैविटीज ऑफ लीव्स, फ्रूट्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस प्लांट आर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कौन से टर्पीन्स हैं जो वॉलेटाइल हो जाते हैं, जिनको हम स्टोर करके रखते हैं हेयर सिक्रीटरी कैविटीज में। तो दोस्तों ये बेसिकली होते हैं या तो मोनोटर्पीन्स या फिर सेस्क्यूटर्पीन्स। ये दोनों जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, असेंशियल ऑयल्स वगैरह में ये काफ़ी फाइंड आउट होते हैं, और इनको यहाँ पर इस तरीके से स्टोर किया जाता है। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर होते हैं, लेस वॉलेटाइल होते हैं, जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वंस अगेन यहाँ पर स्ट्रेस फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, यूनिट 6 की स्ट्रेस फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑफ फाइटोपैथोजन। कि इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है MAMP में। तो MAMP बेसिकली क्या होता है दोस्तों, MAMP बेसिकली बैक्टीरिया का हिस्सा होता है, माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्लांट की जो इम्यूनिटी होती है वो पहचानती है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए FLG22 भी होता है, PEP13 भी होता है, ELF भी होते हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे जो होते हैं प्लांट्स के MAMP मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर वन मॉलिक्यूल, दैट इज यहाँ पर आपसे पूछा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो एक्सेप्ट फॉर वन मॉलिक्यूल दैट इज सिस्टमिन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। सिस्टमिन जो होता है वो एक प्लांट डिराइव्ड पेप्टाइड होता है जो वुंड सिग्नलिंग डिफेंस में बेसिकली आता है। तो ये प्लांट का हिस्सा होता है, ना कि किसी माइक्रोब का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सारे बहुत आसान क्वेश्चन थे। हम सब ये सारी चीज़ें अपने बंसल बायोलॉजी पे पढ़ते हैं, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ये सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो ये आ जाती है अब 7th यूनिट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि इनमें से ग्लियल सेल कौन सा नहीं है। ये चीज़ हम 11th की NCERT में भी पढ़ते हैं। श्वान सेल है, एपेंडाइमल सेल्स है, सैटेलाइट सेल्स और बास्केट सेल्स हैं। तो इसमें से जो श्वान, एपेंडाइमल और सैटेलाइट सेल्स हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो ग्लियल सेल्स होते हैं। बास्केट सेल्स जो होते हैं वो ग्लियल सेल्स नहीं होते, वो यहाँ पर इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स इन सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं, सेरिबेलम में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो ग्लियल सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेफ्रॉन से पूछा गया है कि आप जब नेफ्रॉन की बात करते हो तो उसमें ना एक प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम के लिए। यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम की दोस्तों परमिएबिलिटी करवाई जाती है, मतलब मैग्नीशियम को पास किया जाता है। और कहाँ से पास किया जाता है, जो असेंडिंग लिम्ब है, जो असेंडिंग लिम्ब जो होती है हेनलेस लूप का, उसका जो थिकर वाला साइड है उसमें क्या होता है, सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। अब इन टाइट जंक्शन के थ्रू यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम पास होता है। वो कैसे पास होता है, कौन सा यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है जो इसको पास कराने में मदद करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, क्लॉडिन 16 जो होता है वो यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लॉडिन 16 जो है वो थिक असेंडिंग लिम्ब पे प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के पास होने में मदद करता है। अगर इसको बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हुई तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है।
अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर चलें तो आपसे पूछा है कि STAR जो होता है वो फैसिलिटेट करता है कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफर सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स में। सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो किसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, तो STAR बेसिकली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों ट्रांसपोर्ट कराता है। होता है क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है इसके थ्रू। क्यों भेजा जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को फिर हम आगे यूज करने वाले हैं डिफरेंट हार्मोन्स बनाने के लिए, जैसे कि प्रोग्नेनोलॉन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर चलें, वंस अगेन यूनिट 8 से क्वेश्चन है। मिक्सचर आप कह सकते हो, यूनिट 2 का भी बोल सकते हो, यूनिट 8 का भी कह सकते हो, कि जो एंटेरोसाइट्स होते हैं, मतलब जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, उसमें जो GLUT5 है, जो ल्यूमन पे, इंटेस्टाइनल ल्यूमन पे जो GLUT5 प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली दोस्तों किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोस्तों GLUT5 का बेसिकली काम होता है फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना। हम नॉर्मली GLUT1 देखते हैं, GLUT2 देखते हैं, ये सब ग्लूकोज या गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। बट GLUT5 जो है वो बेसिकली एक फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर है, जिसका काम होता है फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा पिछला क्वेश्चन सॉरी यूनिट 7 से था, एनिमल फिजियोलॉजी से। अब आएगा यूनिट 8 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में यहाँ पर हेरिटेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। हमें पता है एक नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी होती है, एक ब्रॉडर सेंस हेरिटेबिलिटी होती है। इन्होंने आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज VA डिवाइडेड बाय VT। VA का मतलब होता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस कितनी है, और VT का मतलब है टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस कितनी है। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर दे पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है वंस अगेन यूनिट 8 से, म्यूटेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको ये जो रेक्टेंगल वाले हिस्से दिखाने हैं वो एक्सॉन के हिस्से हैं और बाकी सारा हिस्सा इंट्रॉन का है। इसमें अगर मैं कहीं पे T की जगह A ला दूं, मतलब म्यूटेशन कर दूं, जहां पर T आना था वहां पर मैं A ला दूं, तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें TAA की, तो TAA mRNA में जब जाएगा तो ये एज अ स्टॉप कोडोन की तरह वर्क करता है, बिकॉज TAA इज अ स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पर स्टॉप कोडोन आ जाएगा। जब mRNA बनेगा तो mRNA पे बहुत जल्दी स्टॉप कोडोन आ जाएगा। बहुत जल्दी स्टॉप कोडोन आने की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी नहीं हो पाएगी, और अगर प्रोटीन ही पूरा नहीं बन पाएगा तो डेफिनेटली सी बात है दोस्तों, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा। नॉर्मली अगर यहाँ पर TAT रहता तो वो तो अमाइनो एसिड बना लेता, पर अगर यहाँ पर TAA आ गया है तो वो स्टॉप कोडोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन दोस्तों यूनिट 8 से है। कह रहा है कि आपके पास दो टेम्परेचर सेंसिटिव इकोलाई हैं। ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव इकोलाई, इन्हें आपने मेट किया और इनका जो बच्चा है वो यहाँ पर किसी भी बच्चे ने वाइल्ड टाइप फिनोटाइप नहीं दिखाया, मतलब इनका जो बच्चा हुआ है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ है, मतलब वो भी म्यूटेटेड हुआ है। अब इस कंडीशन का क्या मतलब होता है, तो इस कंडीशन का मतलब ये है दोस्तों कि ये कंडीशन एलिलिक है और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। कॉन्जुगेशन होता तब मैं यहाँ पर क्या कहती कि फॉर एग्जांपल ये दोनों पेरेंट्स है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, लेकिन इनका जो बच्चा है वो यहाँ पर इस तरीके का बन गया, यानी कि टेम्परेचर के लिए वो रेजिस्टेंट बन चुका है। तो ये कब हुआ, जब पेरेंट्स जो है वो नॉन एलिलिक थे, मतलब दो जीन्स यहाँ पर किसी एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर यहाँ पर अगर एक ही जीन करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस कंडीशन में डेफिनेटली बच्चा जो है वो पेरेंट्स पे जाएगा, म्यूटेटेड ही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वंस अगेन यूनिट 8 से है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रोसोफिला के पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d। फॉर एग्जाम्पल ये जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे, सेकेंड क्रोमोसोम पे, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम पे। अब कह रहा है कि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ मेल्स।
कि यहाँ पर जो मेल गैमीट बनाएगा उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जिसमें n आप यहाँ पर लेते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास कितने प्रेजेंट है पेयर्स में। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलें हम यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आ जा रहा है दोस्तों डाइवर्सिटी से। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो होती है 16s RRNA को यूज करके हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री को बनाया। जब हम इसको जनरेट कर रहे थे तब इसमें हमें लॉन्ग ब्रांच मिली है एट द नोड कनेक्टिंग अ क्लेड एक्टिनोबैक्टीरिया एंड प्रोटियोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया और प्रोटियोबैक्टीरिया के बीच में हमें बहुत लंबी ब्रांच मिली है, इन दोनों के नोड के बीच में। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बेस्ट बात बता रहा है? तो दोस्तों इसका रीजन होगा कंपोजिशनल हेटेरोजेनिटी कॉजिंग लॉन्ग ब्रांच अट्रैक्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंपोजिशनल की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है एग्जैजरेशन आ जाता है इफेक्ट में, और इसकी वजह से यहाँ पर जो लेंथ है वो बढ़ सकती है। तो ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन वंस अगेन डाइवर्सिटी से दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है डाइवर्सिटी से या इकोलॉजी से, आप बोल लो कि एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के डेजर्ट ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कोई टोमेटो का प्लांट है, उसमें यहाँ पर क्या हुआ है, विल्टिंग देखी गई है, क्लोरोसिस देखी गई है, रूट रॉट देखा गया है। अब इसमें देखा गया है कि ये सब हो रहा है किसी फंजाई की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, जो यहाँ पर हाइफे कॉज कर रहा है। प्रेजेंस है उसमें oospores, थिक वॉल्ड oospores प्रेजेंट है, और वो ह्यूमिड कंडीशन में ही ये सारी चीजें कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ये चीज नहीं कर सकता है? आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। इन्होंने स्पेसिफिकली बता दी ये 3 चीजें होगी, ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो होगा, थिक वॉल्ड oospores होंगे और स्पेसिफिक हाइफे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये ना ही तो कोई oospores ग्रो करता है और ना ही ये ह्यूमिड कंडीशन में विल्टिंग करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप ICN से के थ्रू भी इसका नाम रख सकते हो और ICNP के थ्रू भी रख सकते हो। ICN बेसिकली दोस्तों होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गे फंजाई एंड प्लांट्स, जो कि इनके नाम रखते हैं, बोटानिकल कोड रखते हैं। और ICNP होता है जो कि नॉमेनक्लेचर प्रोकैरियोट्स का रखते हैं। अब इनमें से दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो है वो इन दोनों ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माना जाता है, बट यहाँ पर क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसलिए इन्हें एल्गे से रिजेम्बलेंस भी दी जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मेटा पॉपुलेशन हम पहुंच चुके हैं इकोलॉजी के ऊपर। इकोलॉजी के ऊपर यहाँ पर मेटा पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हम मेटा पॉपुलेशन की जब बात करते हैं, रिचर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेटा पॉपुलेशन के बारे में बातें बताई थी, और उन्होंने ना बहुत सारी बातें रखी थी। मेटा पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपकी कोई भी जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पर इस तरीके से पैचेस में प्रेजेंट होती है दोस्तों। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोले दिल्ली है, जयपुर है, उदयपुर है, देहरादून है, ये सारे पैचेस हैं और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कहीं ना कहीं हर रोज़ कहीं से कोई चीज़ आती है जाती है। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ऐसे जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। तो उन कंडीशंस में दोस्तों एक मेजर कंडीशन ये थी कि जितनी भी सब पॉपुलेशन है उनके पूरे चांसेस है कि वो एक्सटिंक्शन जा सकती है, मतलब एक कहीं भी एक जगह का जो पैच है वो पूरा एक्सटिंक्ट हो सकता है। और फिर ये भी चांसेस है कि यहाँ से कोई पॉपुलेशन दूसरे किसी पैच से माइग्रेट हो जाए और इस एरिया को रिकॉलोनाइज कर दे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जितनी भी सब पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट मानी जाती है।
जितने भी पैचेस हैं वो अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो मेन लैंड से रिकॉलोनाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है, ये आपस में माइग्रेट करके रिकॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। जो पैचेस है वो सिंक्रोनस नहीं एसिंक्रोनस माने गए थे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, वंस अगेन इकोलॉजी यूनिट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके सामने ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर बताना है विच वन ऑफ दीज लाइफ हिस्ट्री एट्रीब्यूट्स इज एसोसिएटेड विद द ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ एनवायरमेंटल टॉलरेंस। इनमें से मतलब आप खुद सोचो ना, कौन सी ऐसी चीज है जो ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ एनवायरमेंटल टॉलरेंस करती है। देखो जब अच्छा एनवायरमेंट नहीं होता ग्रोथ रुक जाती है, रिप्रोडक्शन भी रुक जाती है, फिकंडिटी भी रुक जाती है, पर सर्वाइवल तो चलेगा। आप कुछ भी करो, आप सर्वाइव तो करोगे, कुछ भी ना करोगे मर तो नहीं जाते, सर्वाइव करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सर्वाइवल जो है किसी भी कंडीशन में करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं दोस्तों वो सब रुक जाती है अगर खराब एनवायरमेंटल कंडीशन है, बट सर्वाइवल चलेगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी साइज फॉर ऑर्गेनिज्म विद इन अ टेक्सोनोमिक ग्रुप के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। यानी कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है BMR जिसे हम कहते हैं, उसका रिलेशनशिप बॉडी साइज के साथ। जैसे बॉडी साइज अगर आप देखोगे बहुत कम हो सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, या बहुत ज्यादा बॉडी साइज हो सकता है, वो कम हो सकता है, कम हो सकता है, कम हो सकता है। तो आपको इन दोनों के बीच में दोस्तों रिलेशनशिप बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो बेसिकली दोस्तों जो वेट स्पेसिफिक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज करता है नॉन लीनियरली विद बॉडी साइज। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप इस ग्राफ को चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉग बॉडी मास इन केजी और वाई एक्सिस पे यहाँ पर दिया हुआ है आपको यहाँ पर BMR यहाँ पर दिया हुआ है, वेट स्पेसिफिक BMR दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे 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 आप यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, एज यू मूव फर्दर, तो उस कंडीशन में वेट स्पेसिफिक BMR जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। वेट स्पेसिफिक BMR का मतलब यहाँ पर होता है कि आप यहाँ पर BMR देख रहे हो डिपेंडिंग अपॉन पर केजी के हिसाब से, पर यूनिट वेट के हिसाब से, दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। आप यहाँ पर जो BMR देख रहे हो वो पर यूनिट बॉडी वेट के हिसाब से देख रहे हो। तो जो BMR होता है पर यूनिट बॉडी वेट के हिसाब से वो डेफिनेटली साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर आपका बॉडी का मास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर BMR पर यूनिट बॉडी वेट डिक्रीज होता जाएगा। इनऑल BMR बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है कि इनऑल BMR बढ़ेगा, कि आप समझो इनऑल अगर आपकी बॉडी का BMR है वो बढ़ेगा, लेकिन पर बॉडी वेट के हिसाब से लाइक पर केजी के हिसाब से वो घटेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं कि पहले आपका BMR जो था वो 1 BMR था पर बॉडी वेट के हिसाब से, अब फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 0.5 BMR पर बॉडी वेट के हिसाब से। पहले हो सकता है इनऑल आपका BMR सिर्फ 10 था और अब आपका BMR हो चुका है 50, लेकिन इस कंडीशन में आपका बॉडी वेट भी बढ़ा है। पहले फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट था 10 किलो, अब आपका बॉडी वेट हो गया है 100 किलो। तो ओवरऑल BMR जरूर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो पर बॉडी वेट के हिसाब से उसके हिसाब से डिक्रीज हुआ है। इस चीज को बोलते हैं एलोमेट्रिक स्केलिंग लॉ बोला जाता है। एलोमेट्रिक स्केलिंग लॉ के हिसाब से यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी साइज फॉर ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनोमिक ग्रुप। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें हम BMR पर यूनिट बॉडी वेट के हिसाब से देख रहे हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई प्लांट है उसके पास कैस्मोगैमस फ्लावर्स है और अगर हम उसमें क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स भी ले आएँ तो क्या फ़ायदा होगा। देखो कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन फ्लावर्स होते हैं। ओपन फ्लावर्स का मतलब कि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, एक फ्लावर जो है दूसरे फ्लावर के साथ पॉलिनेट कर सकता है, उसके लिए पॉलिनेटर्स चाहिए होंगे। क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स जिसमें उन्हें कोई
पॉलिनेटर वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है, फ्लावर एकदम क्लोज होता है, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ही गिरेंगे। अब इस कंडीशन में कैस्मोगैमस के साथ साथ क्लिस्टोगैमस को ऐड करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आई जिसमें एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, पॉलिनेटर्स का नंबर कम है, तो उस कंडीशन में भी पॉलिनेशन हो जाएगी एज क्लिस्टोगैमस प्रेजेंट है, सेल्फ पॉलिनेशन होना पॉसिबल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि जो हनी बी है वो यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर घूमती है, घूमकर वो नेक्टर ढूंढती है, खाना ढूंढती है। और जो हनी बी है वो यहाँ पर नेक्टर ढूंढती है बाय यूजिंग जो फ्लावर का ऑर्डर है उसे उसे सूंघ कर वो ये पता लगाती है, उसे उसे फील करके वो ये पता लगाती है कि नेक्टर कहाँ है, उसको नेक्टर का रिवॉर्ड मिलता है फिर, क्योंकि अगर वो फ्लावर के पास जा रही है तो फ्लावर उससे पॉलिनेशन कराएगा, लेकिन साथ में जो हनी बी है उसे नेक्टर भी मिल रहा है, मतलब हनी बी को खाना भी मिल रहा है। अब इस कंडीशन में बोला गया है कि मशरूम जो है वो डोपामाइन को रिलीज करते हैं, और उस डोपामाइन के रिलीज होने की वजह से जो ये पूरी एक्टिविटी है, हनी बी की जो ये पूरी एक्टिविटी है, उस पर कहीं ना कहीं को तो इम्पैक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है नहीं पता। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए इससे रिलेटेड, और आपको बताना है कि ये जो 4 क्वेश्चंस है इनमें से कौन सा क्वेश्चन इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से दर्शाएगा। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर सी ऑप्शन इस चीज को बहुत अच्छे से दर्शाएगा कि व्हाट मैकेनिज्म अंडरलाइज बिटवीन द एसोसिएशन ऑफ फ्लोरल ऑर्डर एंड रिवॉर्ड इन बीज, कि यहाँ पर जो फ्लावर को सूंघ कर रिवॉर्ड मिलता है बी को, इसके बीच में कोई मैकेनिज्म होगा कि उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऑर्डर आ रहा है, इसकी यहाँ पर से ऑर्डर आ रहा है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बीच में जो भी मैकेनिज्म है, अगर हम उस मैकेनिज्म को समझ जाएं तो उस मैकेनिज्म को समझ के हम ये समझ पाएंगे कि डोपामाइन का इस मैकेनिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो ये पूरी की पूरी गुत्थी जो है वो बहुत अच्छे से एड्रेस हो जाएगी। बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो इतने करेक्टली इस चीज को नहीं बताते जितना सी ऑप्शन बता रहा है दोस्तों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम द स्ट्रोमैटोलाइट्स। स्ट्रोमैटोलाइट्स जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्ली लाइफ से प्रेजेंट है, जब अर्थ में लाइफ आनी शुरू हुई थी तब से वो प्रेजेंट है। तो इनमें बोला है कि इनमें से कौन सी बात ये बताती है कि हाँ भाई स्ट्रोमैटोलाइट्स जो हैं वो अर्ली एविडेंस फॉर लाइफ्स हैं, वो यहाँ पर अर्थ पे बहुत स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो ये चीज़ बताती है। तो एक बोल रहा है कि इनके पास फॉसिलाइज्ड बोन्स है, एक बोल रहा है कि इनके पास लेयर्ड एस्केलेरेशन स्ट्रक्चर्स है, एक बोल रहा है कि इनके पास कॉनिकल लाइमस्टोन है, और एक बोल रहा है इनके पास मायोजेनिक लेमिनेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो दोस्तों इन सब में से यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो स्ट्रोमैटोलाइट्स होते हैं वो यहाँ पर लेयर हो जाते हैं विद सेडेंट्री स्ट्रक्चर्स के थ्रू, इनमें ट्रैपिंग हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है, सीमेंटेशन हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बायोफिल्म्स आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो इन्हें लेमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है बेसिकली ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट एरा से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पर एरा को देखें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है ये, तो सबसे पुराना जो टाइम होता है वो होता है आर्कियन। आर्कियन के बाद आता है प्रोटियोजोइक, और प्रोटियोजोइक के बाद जो सबसे रीसेंट आता है वो फेनेरोजोइक आता है। ये यहाँ पर एराज होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ओपरेन और हाल्डेन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछा गया है दोस्तों। हमें पता है ओपरेन और हाल्डेन ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और बहुत सारी गैसेस को यूज़ किया था, और उनको यूज़ करके उन्होंने प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स जैसी चीज़ें बनाई थी। अब उन्होंने अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन बनाई थी, और अर्ली अर्थ में एक बड़ी बात ये थी कि अर्ली अर्थ में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। तो जहाँ पर भी ये बोला जा रहा है कि ओपरेन और हाल्डेन ने ऑक्सीजन को यूज़ किया था, करंट एटमॉस्फेयर को यूज़ किया था, वो बात बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रेजेंट था, मिथेन और अमोनिया को यूज़ किया गया था। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्री लॉक से, इसको आप 12th यूनिट का पार्ट भी बोल सकते हो, 13th यूनिट का पार्ट भी, सॉरी 3rd यूनिट का पार्ट भी बोल सकते हो। क्री लॉक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें लॉक्स प्रेजेंट होता है,
और लॉक्स के बीच में कोई जीन है, उस जीन को हम या तो डिलीट कर सकते हैं या इन्वर्ट कर सकते हैं, और एक एंजाइम होता है क्री रिकॉम्बिनेज जो डिलीशन में इन्वर्जन में मदद करता है। अब बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि हमें डिलीशन करना है, तो डिलीशन करना है तो उस कंडीशन में लॉक्स पी साइट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से, और यहाँ पर क्री इन्हें आके कट करेगा, जिसकी वजह से ये जो जीन है वो डिलीट हो जाएगा। अब इन चारों में से कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है? डी ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इसी कंडीशन में आपने जीन के 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों एंड पे लॉक्स पी साइट लगाई है। इसको आपने किसी माउस से क्रॉस कराया जिसके पास क्री रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। अब इन दोनों से जो बच्चा बनेगा उसके पास ये वाला जीन आएगा और क्री रिकॉम्बिनेज भी आएगा, तो इसमें ये स्पेसिफिक जीन जो है वो डिलीट हो सकता है क्री रिकॉम्बिनेज को यूज करके, एज लॉक्स पी साइट जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपको कभी ये बताना है कि कार्डियक डैमेज के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप इनमें से कौन सी चीज को देखोगे। अब देखो दोस्तों, यूरिया जो है वो बेसिकली किडनी के लिए हम यूज करते हैं, क्रिएटिन बेसिकली एक एनर्जी सोर्स हो गया, पेरोक्सीडेज जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेस की कंडीशन में आता है, तो यहाँ पर क्रिएटिन काइनेज को यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली कार्डियक मसल डैमेज को एक्सेस करने के लिए बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पर सर्कुलर सिटेनी मैप्स के बारे में देखना है, तो आपको यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोम शुड रिप्रेजेंट द इनर मोस्ट सर्कल। अगर इनर मोस्ट सर्कल को आपको चेक करना है तो इनमें से आपको कौन से चीज को यूज करना चाहिए। तो इसमें आपको डेफिनेटली सी बात है जो एंसेस्ट्रल क्रोमोसोम्स है दोस्तों उसको देखना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, यूनिट 13 के क्वेश्चन है ये सारे, ये पूछ रहा है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में। अब दोस्तों जब भी हम बायोफ्यूल बनाते हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है, सेकेंड जनरेशन होता है, थर्ड जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि आप डायरेक्ट फूड से या किसी क्रॉप से आप बायोफ्यूल की सिंथेसिस कर रहे हो, जैसे शुगर से, शुगर केन से आपने बना लिया, कॉर्न से बना लिया, व्हीट से बना लिया। तो जो बायो इथेनॉल है वो फर्स्ट जनरेशन होता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली फर्मेंट करते हो शुगर को या स्टार्च क्रॉप्स को। बाकी सारी जो है वो या तो सेकेंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, क्योंकि आप इसमें फूड को यूज नहीं कर रहे हो, फूड की क्रॉप को यूज नहीं कर रहे हो, आप किसी और चीज को यूज कर रहे हो। आप यहाँ पर एल्गे को यूज कर रहे हो, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास को यूज कर रहे हो, या एग्रीकल्चर में जो रेसिड्यू होता है उसको यूज कर रहे हो। तो सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर क्या बताता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई मीन वैल्यू है और मीन वैल्यू से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएट कर रहे हैं। दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो इन्होंने ये बात बोली है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो आपको इनमें से कौन सा ऐसा डेटा लगता है जो बेस्ट है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है। ये यहाँ पर मीन वैल्यू से स्प्रेड आउट होता है। जो मीन वैल्यू से स्प्रेड आउट होते हैं ना उसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जैसे अगर हमने फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो उसमें जो पूरी की पूरी वैल्यू है उसमें मीन वैल्यू से करीब करीब 68% का डेटा इसमें आना चाहिए। मीन वैल्यू से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 68% डेटा लाई करना चाहिए। सेकेंड टाइम अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 95% डेटा आना चाहिए, और थर्ड टाइम जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो 99.7% डेटा आना चाहिए। अब इस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू दी है या तो आप उसे ऐड करते हो या आप उसे माइनस करते हो। जैसे मैंने 296 में से 190 माइनस किया दोस्तों तो यहाँ पर आ गया 106। ये हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर मैं सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगी और 106 से 190 को माइनस करूंगी तो वैल्यू चली जाएगी नेगेटिव में, और ये साफ बोल रहे हैं कि वैल्यू नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए।
सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में भी यही होगा, मैं 58 से 45 को माइनस करूंगी, यहाँ पर आ जाएगा 13, इसमें से वापस से मैं 45 को माइनस करूंगी, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ कंडीशन में भी ऐसा होगा, 4 माइनस 8 करूंगी, डायरेक्ट माइनस वैल्यू आ गई। लेकिन थर्ड कंडीशन इकलौती ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें अगर मैं 3 बार स्टैंडर्ड डेविएशन कर भी लूँ तभी भी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में ही रह रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टेक्निक से पूछा गया है CSIR के द्वारा कि अगर हमें सी एलिगेंस के एम्ब्रियो को अनस्टेन्ड फॉर्म में लाइव माइक्रोस्कोपी में देखना है तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, क्योंकि एक यही कंडीशन है जिसमें ना ही तो हमें कोई स्टेनिंग की जरूरत होती है और हम लाइव एम्ब्रियो को देख सकते हैं। बाकी सभी कंडीशन में हमें मोस्टली फ्लोरोसेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों। ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आया होगा दोस्तों। वंस अगेन अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है तो आप एंजाइम बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये सारे आंसर्स CSIR ने दिए थे और यही सारे आंसर्स मुझे भी करेक्ट लग रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।